ओके, दिस लेक्चर में देखते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या होता है, दो रेजिस्टेंस को अगर हम मिला दो एक सिंगल रेजिस्टेंस में आपको कन्वर्ट करना है, दैट इज़ कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, तो देखो सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा था सीरीज़ कनेक्शन क्या होता है। फर्स्ट इज़ व्हाट, सीरीज़ कनेक्शन। सीरीज़ कनेक्शन सीरीज़ कनेक्शन की अगर मैं बात कर देता हूँ, तो सीरीज़ कनेक्शन में अगर आप बात करोगे तो देखो सीरीज़ कनेक्शन में हमने फॉर्मूला भी देखा था, है ना। सीरीज़ कनेक्शन में जो फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, आर एस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस सो ऑन। मतलब कितने भी रेजिस्टेंस आपके लगे हो सीरीज़ में, व्हाट इज़ आर एस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है सीरीज़ के अंदर, है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसका डेरिवेशन करा देता हूँ एक सेकंड में। देखो सपोज़ कि कुछ रेजिस्टेंस मेरे सीरीज़ में कनेक्टेड है। कितने कनेक्टेड है, 3 ले लेते हैं, ठीक है। 3 लेकर डिराइव कर देंगे। ये हमने बैटरी लगाई हुई है, R1 R2 और R3, ठीक है। तो कुछ करंट जो है हमेशा बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकलती है। ये बड़ा वाला जो दिख रहा है आपको लाइन, दैट इज़ पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है जैसे कंडक्टर के अंदर, ये कंडक्टर हो गया, ठीक है। यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। ये इलेक्ट्रॉन जब बैटरी लगाने पे मूव करता है ना। अगर आप ऐसे बैटरी लगाओगे तो ये प्लस का दे दिया ना आपने, तो इस प्लेट पे प्लस आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो प्लस की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होती है, जैसे दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन जो करंट हमने अज्यूम किया हुआ है हाइपोथेटिकली, क्योंकि रीज़न क्या है कि हमें करंट में डील करना है, इलेक्ट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि हमें दिखता भी नहीं है। तो जो साइंटिस्ट का जो नोटेशन है इसके लिए वो इस डायरेक्शन में लिया है, जस्ट अपोजिट, ठीक है। तो रिमेंबर कि डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन की जस्ट अपोजिट करंट की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है बैटरी के, है ना। चलो ठीक है। हालांकि ये एक सेल है, ये बैटरी नहीं है क्योंकि सिंगल है, पर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं कि ये बैटरी है, ठीक है। अब देखो सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन में मैंने आपको बताया था, पहले ही बता चुका हूँ कि अगर जैसे ये दो रास्ते हो गए, ठीक है, एक दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, तो करंट यहाँ से आ रही है। देखोगे कि ये जो पॉइंट है जहाँ पे आपको दो रास्ते मिल रहे हैं, इसे नोड बोलते हैं फिजिक्स की लैंग्वेज में, ठीक है। क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि करंट ब्रेक हो जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड नोड। तो यहाँ पे दो करंट दो हिस्से में टूट जाएगी, I1 और I2। अब I1 I2 की वैल्यू क्या होगी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। तो इसे नोड बोलते हैं। जब भी करंट टूट जाती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। ये हम लोग देख चुके हैं। सिमिलरली अगर आप बात करोगे कि सीरीज़ के अंदर अगर लोग देखें तो ये हमारा क्या हो गया, एक रेजिस्टेंस ये है, एक ये है R1 R2। ये सीरीज़ में क्यों है, क्योंकि करंट अगर यहाँ से कुछ आ रही है तो सब दोनों रेजिस्टेंस में करंट कैसी जाएगी, सेम, ठीक है। तो ये दोनों बातें आपको पता है। एक पॉइंट जो ज़रूरी है, जो आपको ध्यान रखना है पूरे न्यूमेरिकल में अगर आप देखो, दैट पॉइंट इज़ नथिंग बट, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप खुद देखोगे, जैसे एक सर्किट है मेरे पास, ये एक सर्किट है, ये R1 हो गया, कुछ वैल्यू है इसकी, ये कोई वोल्टेज V लगा हुआ है। अब ध्यान से देखो कि करंट अगर यहाँ से चलेगी, सीरीज़ का केस है, ठीक है। करंट यहाँ पे चली, दोनों रेजिस्टेंस पे कोई एक ही करंट जाएगी ना, आई फ्लो करेगा कि नहीं। जो करंट बैटरी से निकली है वही इन दोनों रेजिस्टेंस में फ्लो करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि दो रास्ते नहीं है, एक ही तो रास्ता है। तो क्या यहाँ पे करंट डिवाइड हुआ, नहीं, करंट डिवाइड नहीं हुआ। तो याद रखना सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं होता, करंट सेम रहता है, ठीक है। करंट का अपोजिट कौन है, वोल्टेज। तो अगर सीरीज़ में करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो वोल्टेज डिवाइड होता है, जिसको मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए पॉइंट नोट रखना कि सीरीज़ में क्योंकि करंट डिवाइड नहीं हो रहा तो करंट को पकड़ लो, लॉजिक क्या है, करंट को पकड़ लो। करंट के अपोजिट कौन है, वोल्टेज। तो वोल्टेज डिवाइड होगा, एट अ टाइम एक को डिवाइड होना पड़ेगा। तो बैटरी का ये अगर वोल्टेज 9 वोल्ट होता ना, तो कुछ 4 वोल्ट यहाँ रहता, कुछ 5 वोल्ट यहाँ रहता, ठीक है। तो ये वोल्टेज एक्चुअली में दो रेजिस्टेंस के अक्रॉस गिर जाता है, ड्रॉप हो जाता है, इसे बोलते हैं वोल्टेज का ड्रॉप होना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं होगी इसमें। इस लॉजिक को याद रखना, सारे न्यूमेरिकल इसी लॉजिक के ऊपर बेस्ड है। अगला जो है हमारा वो क्या है, पैरेलल कनेक्शन। तो मैं इन दोनों को पैरेलल में लगा देता हूँ। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, सही है।
अब अगर तुम ध्यान से देखो, फिर से करंट को टारगेट करो, करंट यहाँ पे जाएगा, इस नोड पे करंट टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, I1 I2 में चला गया कि नहीं चला गया, यस। तो मतलब ये दोनों किस में कनेक्टेड हो गए, पैरेलल के अंदर हुए कि नहीं, यस दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर करंट पैरेलल में डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज पैरेलल में डिवाइड नहीं होता, एट अ टाइम एक ही चीज़ डिवाइड हो सकती है। तो इसका मतलब पता है क्या है कि ये जो R1 है ना, R1 इसके अक्रॉस भी बैटरी का सेम वोल्टेज आएगा, और जो R2 है इसके अक्रॉस भी क्या आएगा, बैटरी का सेम वोल्टेज आएगा। अगर बैटरी का वोल्टेज 9 वोल्ट है तो पैरेलल कनेक्शन में रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पैरेलल के अंदर सेम रहता है। ठीक है, समझ रहे हो बात। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे वोल्टेज सेव रहता है। ठीक है, हमारे जो घर के अंदर वायरिंग्स वगैरह होती है, डोमेस्टिक वायरिंग्स, वो भी पैरेलल कनेक्शन है। ठीक है, पैरेलल कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मतलब ये कि जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि ये एक रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, क्या ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है, आंसर है यस, क्योंकि करंट यहाँ से जाएगा डिवाइड हो जाएगा, जैसे ही दिखा कि करंट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे करंट था, बैटरी से निकलने वाला करंट है आई, करंट यहाँ पे दो पार्ट में ब्रेक हुआ, I1 एंड I2, देन अगेन इस पॉइंट पर वापस से करंट मीट हो जाएगा और आई ही हमको मिलेगा। तो जितना करंट जाएगा उतने करंट वापस भी आएगा। मैंने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बताया था कि नहीं, जितना चार्ज जाएगा उतना ही आएगा, दो रास्तों में बढ़ जाता है चार्ज, फिर वापस से उसी रास्तों में तो आएगा। ठीक है, ठीक है ना, रोड मैप, जस्ट लाइक अ रोड मैप, सपोज इज अ रोड। ठीक है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ से आएंगे आराम से, कुछ लोग यहाँ से निकलेंगे, कुछ लोग यहाँ से निकलेंगे, है ना। फिर आगे जाके क्या हो रहा है, एक ही रोड मिल रहा है, तो वापस से क्या होंगे, एक में मिल जाएंगे। तो बेसिक लॉ ना। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि ये मैंने आपको बता दिया कि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है। अब ध्यान से देखो, अगर ये 9 वोल्ट है तो 9 का 9 वोल्ट इन दोनों पॉइंट, ए पॉइंट और बी पॉइंट के अक्रॉस मिलेगा। ठीक है, मतलब इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 9 वोल्ट आ जाएगा और इस रजिस्टर के अक्रॉस भी 9 वोल्ट आ जाएगा। ऐसा क्यों, ट्रिक याद रखना है, करंट जहाँ पे टूट जाएगा, जो क्वांटिटी टूटती है, ठीक है, जो चेंज हो रही है उसके अगेंस्ट दूसरी क्वांटिटी को ले लो। करंट डिवाइड हो रहा है तो वोल्टेज को डिवाइड नहीं होना, जैसे रिवर्स सीरीज़ में क्या होता था, वोल्टेज डिवाइड होता था पर करंट डिवाइड नहीं होता था। तो आप करंट को टारगेट कर लो, जैसा करंट का बिहेवियर रहेगा सर्किट में उसका रिवर्स कर दो तो वो वोल्टेज का बिहेवियर होता है। तो पैरेलल सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। न्यूमेरिकल्स में बातें और समझ में आएंगी, पर अभी इस पॉइंट्स को ध्यान रख लेना। ठीक है, चलो आ जाओ इस डेरिवेशन पे आ जाओ। तो ये डेरिवेशन बहुत सिंपल है। इस डेरिवेशन का फलटा क्या है कि करंट आप लोग, जैसे मैंने आपको बताया, सीरीज़ में करंट सब में सेम ही जाएगा, I1, चाहे R1 हो, चाहे R2, चाहे R3 हो। अब एक काम करेंगे कि क्या, मैंने अभी बताया सीरीज़ में करंट सेम रहता है तो वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड। तो मान लो इसके अक्रॉस गिरने वाला वोल्टेज V1 है, R2 के अक्रॉस गिरने वाला वोल्टेज V2 है और R3 के अक्रॉस गिरने वाला वोल्टेज V3 है। ठीक है, मैं जो अपने सर्किट में जब मैं सॉल्व करता हूँ, जो नोटेशन में लेता हूँ वो मैं ये लेता हूँ। देखो, सपोज ये कोई रजिस्टर है, अगर इसमें से कभी करंट जाएगी आई नाम की, तो मैं यहाँ प्लस बनाता हूँ या माइनस बनाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ कि V। ठीक है, ऐसा मैं क्यों करता हूँ, जहाँ पर भी करंट एंटर करती है दैट साइन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये लिखने का सही तरीका है। तो यहाँ मैं प्लस लिख दूंगा या माइनस लिख दूंगा, या प्लस लिख दूंगा या माइनस, या प्लस या माइनस। क्यों, यहाँ से करंट जा रही है ना, तो करंट जहाँ से एंटर करती है रजिस्टर में दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव। ठीक है, जहाँ से लीव करेगी दैट इज़ नेगेटिव। अब मुझे एक बात बताओ कि बैटरी का पूरा वोल्टेज V इन तीनों रेजिस्टेंस में तो गिरा है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 तो होगा ना। तीनों रेजिस्टेंस जो है मिल करके प्रॉपर्टी खाएंगे कि नहीं, दैट्स द लॉजिक। अब मुझे एक चीज़ और बताना, हालांकि मैंने अभी आपको ओम्स लॉ नहीं कराया, ठीक है, तो मैं आपको हल्का सा फॉर्मूला भी बता देता हूँ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में ओम्स लॉ बता दूंगा। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू IR। ओम्स लॉ ने बेसिकली क्या बताया, अगर यहीं पे मैं बताता हूँ थोड़ी देर के लिए, वोल्टेज और करंट के बीच में उन्होंने एक रिलेशनशिप बताया हुआ है। ठीक है, तो पहले एक बार ओम्स लॉ देख ही लेते हैं, फिर हम बैक इस पर आएंगे। देखो मैं आपको ओम्स लॉ बता देता हूँ। तो अगर ओम्स लॉ की आप बात करोगे, ओम्स लॉ, ठीक है, इसका स्टेटमेंट फिर मैं आपको एंड में बताऊँगा। ठीक है, पहले एक बार देख लो ये क्या बोलता है। ओम्स लॉ ने सीधी सी बात बताई है कि अगर आप एक कंडक्टर अज्यूम कर लेते हैं, एक वायर अज्यूम कर लेते हैं, कंडक्टर अज्यूम कर लेते हैं ये नाम का, ठीक है, और अगर आपने इसको बैटरी लगा दी है, तो नो डाउट इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन बैटरी की वजह से यहाँ प्लस चार्ज फेस करेंगे, तो वो लोग यहाँ चल के आएंगे कि नहीं, ये सब पता आपको पता है प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। अब क्या होगा, अगर आप एक चीज़ नोट करो कि जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा तो वो करंट बनाएगा, क्योंकि उसको पूरा ट्रैक मिल चुका है। फाइन, मान लो मैंने यहाँ पे लगाया 2 वोल्ट, ठीक है, क्या लगाया,
2 वोल्ट, और मैंने यहाँ पे एमीटर कनेक्ट कर दिया। एमीटर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। एमीटर क्या होता है, कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में लगाते हैं सर्किट के, याद रखना। एमीटर का काम होता है करंट मेज़र करना, ठीक है, या गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर बेसिकली क्या होता है, स्मॉल रेंज ऑफ करंट मेज़र करता है, वेयर एमीटर जो है वो हाई रेंज ऑफ करंट मेज़र करता है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर सपोज 0.01 से लेकर के स्मॉल जो रेंज होती है अप टू सेकंड प्लेस ऑफ डेसिमल्स, वेयर एमीटर मेजर्स लार्ज करंट, है ना, 0.5 से लेके 5 एम्पेयर, 10 एंड सो ऑन, ओके। अब एक चीज़ देखो, मैं जैसे ही मैंने बैटरी लगाई, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, फाइन। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो करंट ही तो मिलेगा ना। ये मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन का मोशन करंट कॉज करता है कि नहीं। सपोज द करंट इज़ 0.5, लेट्स सपोज मैं बैटरी को और बढ़ा के चेक करना चाहता हूँ 4 वोल्ट। सपोज द करंट इज़ 1 एम्पेयर, 6 वोल्ट बढ़ाया मैंने अक्रॉस, इसके अक्रॉस मतलब बैटरी चेंज कर रहे हैं, वेरिएबल बैटरी है। द करंट इज़ नाउ 1.2 एम्प्स, 8 वोल्ट, नाउ द करंट इज़ 1.4 एम्प्स। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ रही है। क्या बढ़नी चाहिए? आंसर है यस। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर ये ग्राउंड लेवल है, आप अगर पानी की टंकी को यहाँ रख के पानी फ्लो कराओगे तो आएगा नीचे, लेकिन अगर इस पानी को ऊपर से और ऊपर से फ्लो कराओगे तो बड़ी तेज़ी से आएगा कि नहीं, और ऊपर से फ्लो कराओ तो और तेज़ी से आएगा कि नहीं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है, बड़ी तेज़ी से नीचे गिरता है कि नहीं, है कि नहीं, ठीक है। सिंपल लॉजिक है। तो वैसे ही तो हम यहाँ कर रहे हैं ना, बैटरी का ज़्यादा वोल्टेज बढ़ाना मतलब यहाँ पे प्लस ज़्यादा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को और ज़ोर से धक्का लगेगा, सीधा सा लॉजिक है। ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगेगा तो ज़्यादा पार्टिकल्स एट अ टाइम ज़्यादा निकलेंगे, दैट इज़ करंट, तो करंट की वैल्यू बढ़नी चाहिए, ओके। तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, वी वर्सेस आई का ग्राफ, तो आपको क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन, यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, सही है कि नहीं। तो आपको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेट लाइन। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर ये बैटरी को कब तक कनेक्ट कर सकते हैं आप, क्या बहुत 100 वोल्ट तक कर सकते हैं, तो आंसर है नहीं, ये 100 वोल्ट तक नहीं करना है, ठीक है, 100 वोल्ट तक नहीं करना है। इतना वोल्टेज अगर आप दोगे तो, एक बार बताओ, इसके पास करोड़ इलेक्ट्रॉन है, 100 इलेक्ट्रॉन मान लो, चलो सिंपलिसिटी के लिए 100 एक बार के लिए बाहर आ गए, तो आप सोच सकते हो क्या कि 101 इलेक्ट्रॉन में बाहर आ जाएंगे, जब है ही नहीं तो कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो मतलब कि एक पर्टिकुलर वोल्टेज होगा, सपोज 20 वोल्ट, उसमें ये कोई मैक्सिमम करंट दे रहा होगा, आई मैक्स सपोज 3.0 एम्प्स, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता ना। तो एक्चुअली में जो ओम्स लॉ का ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, बुक्स में नहीं दे रखा होता, लेकिन मैं बताता हूँ। ये सैचुरेशन कर गया, देखो ये सैचुरेट कर गया, सैचुरेट कर गया मतलब कि ये मेरा कितना वोल्टेज था, ये मेरा 20 वोल्टेज था, सपोज ये वाला 20 वोल्टेज पे जो मिलने वाली करंट कितनी है, 3 एम्प्स। इसके बाद आप वोल्टेज लगा भी लोगे तो क्या होगा, सेम ही तो करंट रहेगा ना, अरे इलेक्ट्रॉन थोड़ा ना निकल जाएगा। बट हम लोग इसकी अभी स्टडी नहीं करते, ये सैचुरेशन रीजन होता है, ठीक है। वायर की तो लिमिट होती है कि नहीं, जब ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अब और नहीं पढ़ा जाएगा, सैचुरेट हो गया। सेम लॉजिक कि इलेक्ट्रॉन भी ज़्यादा चार्ज पार्टिकल नहीं निकाल सकता जितनी उसकी लिमिट है। पर ग्राफ हम यही स्टडी करते हैं, देखो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है, ये देखो यहाँ पर वोल्ट करंट कितना मिलेगा, ये करंट मिल गया, ये करंट, इस वोल्टेज के लिए कितना करंट मिल गया, ये, ठीक है, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे किसी वायर में, इलेक्ट्रॉन को धक्का बढ़ता जाएगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा निकलेगा, उसी को तो करंट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में यही ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, है ना। जैसे अगर मैं आपको कुछ बताऊँ, अगर आपने डायोड देखे हों, 12th में आएगा ये डायोड जो होते हैं। डायोड का काम क्या होता है कि वो एक ही डायरेक्शन में करंट को फ्लो करने देता है, ठीक है। या फिर कुछ और डिवाइसेस, जैसे ये डायोड आपके मोबाइल के अंदर होता है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस है। या फिर जैसे और चीज़ें हो गई, डायोड हो गया, एलईडी जो छोटी छोटी लाइटें आती हैं, है ना, नाइट में चलाते हैं ना दिवाली के दिन, वो भी एक तरह का लाइट एमिटिंग डायोड है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है। उनका ग्राफ ऐसा नहीं होता दोस्तों, उनका ग्राफ कुछ ऐसा होता है, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, वो हमारे सिलेबस में नहीं है, मतलब उनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। कि ओम्स लॉ सबके लिए वैलिड है क्या, नहीं, उनके लिए ओम्स लॉ वैलिड नहीं होता, ठीक है। ओम्स लॉ वैलिड कह सकते हैं बट वो ऐसा बिहेवियर नहीं रखते, ठीक है, ऐसा बिहेवियर नहीं रखेंगे, ठीक है। दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक। पर ध्यान रखना, ये सिर्फ नॉर्मल हमारे जो वायर्स है, कंडक्टर, एल्यूमिनियम के जो स्ट्रेट वायर्स जो होते हैं, कॉपर वगैरह, उनके लिए वैलिड है, सेमीकंडक्टर के लिए वैलिड नहीं है, ठीक है। एक चीज़ और इस ओम्स लॉ के अंदर मैं बता रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका स्टेटमेंट नोट कराऊंगा, तो स्टेटमेंट को नोट करना है। ओम्स लॉ की मैं अभी बात कर रहा हूँ, तो मैंने आपको अभी पूरा स्टोरी तो बता दिया है ओम्स लॉ का क्या सीन है क्या नहीं। इसके अंदर अभी आपने ग्राफ देखा था कि जैसे जैसे आप वोल्टेज को बढ़ाओगे,
वैसे वैसे करंट भी बढ़ना चाहिए और लीनियरली बढ़ता है, ठीक है, ओके नहीं है कि नहीं। और आप देख रहे हो कि अगर आपने 2 वोल्टेज बढ़ाया तो सपोज़ करंट आपको मिला था सपोज़ 0.4, है ना, पर मैथमेटिकली 2 और 0.4 थोड़ा सा कम लगता है ना कि भैया 2 की रेंज में कुछ तो एक के ऊपर तो मिलना चाहिए, कुछ करंट कम मिल रहा है कि नहीं। यस, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कर जब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन निकलना चाहेंगे, फोर्स लगेगा, तो छोटा एरिया होने की वजह से क्या आ जाता है, रेजिस्टेंस आता है कि नहीं। यस, दैट मीन्स उन्होंने बोला कि V प्रोपोर्शनल टू I, है ना, वोल्टेज बढ़ाने पे करंट बढ़ता है ना, पर ये रॉन्ग लिखते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। बुक्स में ऐसा लिखा रहता है और स्कूल के टीचर या अलग कोचिंग के जो टीचर्स है वो ऐसा लिखते हैं, दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक है, ऐसा नहीं लिखना है, ये गलत है। V प्रोपोर्शनल टू I नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है मैं आपको बताता हूँ। I प्रोपोर्शनल टू V होता है, ठीक है, I प्रोपोर्शनल टू V होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मुझे एक चीज़ बताओ, छोटी क्लास में मैं पढ़ा था ना कि x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4x², ऐसी कुछ इक्वेशन थी, इसका ग्राफ ड्रॉ करो, कैसे कर देते, x इज इक्वल टू 0 ले लो, सपोज x इज इक्वल टू 1 ले लो, x इज इक्वल टू 2 ले लो, चेक करो वैल्यूज, x इज इक्वल टू 0 पुट करना, y की वैल्यू कितनी आएगी 0, x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू कितनी आएगी 1, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, कोई नंबर आएगा, आई थिंक 16 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो एक चीज़ देखो ना ध्यान से, x अगर वेरी करोगे तभी तो y वेरी करेगा ना, मतलब x के ऊपर y डिपेंड कर रहा है ना, x y पे डिपेंड, y जो है x पे डिपेंड कर रहा है, सही बात है कि नहीं, मतलब x की वैल्यू चेंज करोगे तभी तो y चेंज होगा ना। तो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, इसको चेंज कर रहे हैं तब ये चेंज हो रहा है। तो ये अगर कोई टीचर लिखेगा कि वोल्टेज, इसका क्या मतलब है, करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है, अरे ऐसे थोड़ी होता है, करंट कब आएगा, पहले वोल्टेज आएगा तो करंट आएगा ना, ठीक है, तो उल्टा लिख रहे हो कि नहीं। तो राइट साइड के अंदर हमेशा वो क्वांटिटी होती है जो इर्रेस्पेक्टिव यानी कि डिपेंड करती है दूसरे पे, ठीक है ना, या वैसे कर सकते हो राइट क्वांटिटी पे आप वो क्वांटिटी रखोगे जो खुद चेंज हो रही है, उस पर ये क्वांटिटी चेंज होगी, तो लेफ्ट वाली वो होती है डिपेंडेंट, ठीक है, वाई देखो डिपेंडेंट क्वांटिटी है कि नहीं, ये एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो लेफ्ट साइड में रखोगे डिपेंडेंट क्वांटिटी, तो खुद से वेरी नहीं होती है। तो ये लिखना सही है कि ये लिखना सही है, देखो आई प्रोपोर्शनल टू वी, वोल्टेज को चेंज करोगे तभी तो करंट चेंज होगा ना, दिस इज़ एक्यूरेट। तो ये बहुत छोटा छोटा फॉल्ट है जो हर टीचर करता है, ठीक है, मैक्सिमम टाइम, है ना, इतना बेसिक्स का ध्यान लोग नहीं रखते। चलो, अब मैंने कहा था साइन को हटाओ, तो आप क्या देखोगे कि आई आर इज इक्वल टू वी और वी इज इक्वल टू आई आर, अब आप ये लिख सकते हो, पर स्टार्टिंग में ये लिखना ज़रूरी है। साइन हटाने के बाद क्या आ गया, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस क्यों आया, वोल्टेज बढ़ाने में करंट तो बढ़ रहा है नो डाउट, लेकिन उतने अच्छे से नहीं बढ़ पा रहा जितना एक्सपेक्ट किया था, क्यों, रेजिस्टेंस की वजह से, दैट्स वाई रेजिस्टेंस इंट्रोड्यूस, ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है कि वो न्यूमेरिकल में रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला हम लोग देखेंगे सीरीज पैरेलल में, अगर वो कभी क्वेश्चन ऐसा दे देगा, चलो उससे पहले स्टेटमेंट बता देता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन भी बता दूंगा, ग्राफिकल क्वेश्चन। स्टेटमेंट क्या है ओम्स लॉ का वो देख लो, अब मुझे बताना कि सही है कि नहीं, और इसमें एक पॉइंट और ऐड करूँगा मैं लिख लेता हूँ पहले कि whenever the potential difference PD, आप पूरा लिखना भाई, potential difference applied across the area of across the area of cross section, then current is flowing through it, इतना स्टेटमेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों टेम्परेचर कांस्टेंट अभी बताता हूँ। देखो मैंने क्या लिखा है एक्चुअली में कि ये क्रॉस सेक्शन एरिया सही है, तो मैंने क्या लिखा हुआ है कि आई प्रोपोर्शनल टू वी, है ना, तो आई आर इज इक्वल टू व्हाट वी, दैट्स इट, दिस इज द ओम्स लॉ। और जब भी डेफिनेशन आती है फटाफट से ये लिख दिया करो यार, और ग्राफ भी जरूर बना के आया करो, ये वी वाला ले लो या आई ले लो, ठीक है। मैंने वी यहाँ पे क्यों बनाया, चेंज भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं है, पर क्योंकि वी जो है वाई एक्सिस में ले सकते हैं ना, आई ऐसा कुछ नहीं है, आप एक्सिस को चेंज कर सकते हो, ये इंटरचेंज भी दिखेंगे एग्जाम में, तो वो कोई इशू नहीं है। तो देखो इस एरिया क्रॉस सेक्शन के अक्रॉस जब भी मैं कोई पोटेंशियल लगाऊंगा वी, तो उसमें क्या फ्लो हो जाएगा, करंट फ्लो होगा कि नहीं, और वो करंट डिपेंड कर रहा है इस बैटरी पे, बैटरी चेंज करोगे करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा है कि जो ओम्स लॉ है वो क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान रखना है।
ये जो ओम्स लॉ है टोटली डिपेंड्स ऑन, ये नोट करके लिख लेना, ओम्स लॉ इज डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, प्रोवाइड्स ऑन द टेम्परेचर। क्या मतलब है इसका? देखो फॉर्मूला देखो, V इक्वल टू आई आर होता है ना, ठीक है। तो मतलब कि अगर मैं 27 डिग्री सेल्सियस पे रूम टेम्परेचर पे बात करता हूँ, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करूँगा तो कुछ वोल्टेज 9 वोल्ट देने पे सपोज कुछ करंट आई। पर अगर मैं 50 डिग्री कर दूँ उस टेम्परेचर को, सपोज़ दुबई में जाके करूँ मैं काम, तब जाके आपको जो करंट मिलेगा ना वो थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाएगा या कम मिल जाएगा, जो भी होगा कैलकुलेशन पर चेंज हो जाएगा। ऐसा क्यों? वी चेंज नहीं हो रहा, आई चेंज आप नहीं कर सकते क्योंकि आई तो वी पे डिपेंड कर रहा है और बैटरी तो बदलेंगे नहीं। बचा कौन? यस, आर इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दिस इज अ गुड कंसेप्ट। आर इज डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, सही है कि नहीं? अब ये बात आपने बताई नहीं। देखो एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ना, मेरा डिराइव किया हुआ है, रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए, डिटेल में बताया था। उसमें मैंने बताया था कि आर किस पर डिपेंड करता है, एल बढ़ा दोगे तो आर बढ़ जाएगा, एरिया घटा दोगे तो आर बढ़ जाएगा, मैंने ये बताया डिटेल में। लेकिन थर्ड पैरामीटर और है दोस्तों, दैट पैरामीटर इज व्हाट? टेम्परेचर। यस, टेम्परेचर चेंज या कम होने से रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर चेंज होता है। इसको एक नोट में लिख लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, एग्जाम में यही पूछता है। एक बात और, मैंने रजिस्टिविटी के बारे में नहीं बताया ना, अब इसकी डेरिवेशन उसका मीनिंग बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और साथ में न्यूमेरिकल कराऊंगा उसके, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है नेक्स्ट लेक्चर में। ये बात ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। यस, इसका एक फार्मूला भी होता है, वो फार्मूला अभी आपके सिलेबस में नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन यस 11th-12th में आओगे जो कैलकुलेशन आती है, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर पर, ठीक है। उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कोफिशिएंट। व्हाट डू मीन बाय पॉजिटिव कोफिशिएंट? दैट इज़ अल्फ़ा। एक्चुअल में क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टी बढ़ाओगे तो क्या होगा? रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाएगा। टी घटाने पे रेजिस्टेंस इंक्रीज़ नहीं होता है। तो पॉजिटिव अल्फ़ा का मतलब है, पॉजिटिव कोफिशिएंट का मतलब है कि टेम्परेचर से कोई चीज़ बढ़ रही हो। नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब होता है टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस कम हो रहा हो। रेजिस्टेंस कम नहीं होता है टेम्परेचर से किसी मटेरियल का, ठीक है, सिर्फ इंक्रीज़ ही होता है, इसलिए उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोफिशिएंट, है ना। किसी चीज़ को बढ़ाने से अगर कोई चीज़ बढ़ रही होती है दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव कोफिशिएंट। फिर नेगेटिव से कौन कम होता है? सेमीकंडक्टर्स, आगे देखेंगे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। जैसे मैंने आपको डायोड बताया था ना, डायोड बताया था, एलईडी बल्ब बताए थे छोटे छोटे, उनमें क्या होता है, अगर आप उनका टेम्परेचर कम कर दोगे तो उनका रेजिस्टेंस भी कम हो जाता है। तो इनके लिए यूज़ करेंगे नेगेटिव कोफिशिएंट्स, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, ये नेगेटिव कोफिशिएंट देता है, ये पॉजिटिव कोफिशिएंट देता है। तो जितने भी वायर हैं कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, सबके, उनका टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो गया भाई, ठीक है, मैं आपको डिटेल में ना बताऊँ तो ऐसा हो सकता है क्या? देखो एक चीज़, ये मेरा वायर हो गया, ओके, तो ये मेरा कुछ वायर है, इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, है ना। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया सपोज, तो ये मूव करेगा, नो डाउट, ठीक है। पर अगर ये 27 डिग्री पे परफॉर्म किया हुआ है, अगर मैं 54 कर दूँ, देखो 54 टेम्परेचर का मतलब है कि इसको हीट मिल चुकी है बाहर से। अगर इसको बाहर से हीट मिल गई ना, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? एक्साइटेड। आपको मालूम है कि अगर एक सपोज एक एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, उसका न्यूक्लियस है, उसके कुछ इलेक्ट्रॉन होते हैं कि नहीं, तो एक इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ने का एक ही तो तरीका है, तरीके बहुत हैं। मतलब अभी हम लोग देख लेते हैं कि अगर हीट देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, निकल जाएगा अपनी शेल से, सही है कि नहीं? तो एक्साइट हो जाएगा, और यही तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहलाता है, इसी को तो फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो इलेक्ट्रॉन जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है दैट इज कॉल्ड एज फ्री इलेक्ट्रॉन। लास्ट के जो शेल होते हैं वही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न वाई कि ऑक्सीजन जो है O2 फॉर्म में होता है, O फॉर्म में नहीं होता है। केमिस्ट्री में ये बातें देखेंगे डिटेल में। तो मेटल्स के पास क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते? कैसे है? ऐसी तो है उनके पास, सही बात है कि नहीं? तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है कि ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन सरफेस पे आ जाते हैं, और टेम्परेचर मिलने के बाद में ये हल्का सा मूवमेंट दिखाते हैं, जिगजैग। भाई गर्मी दे दोगे तो थोड़ा सा एक्साइट हो जाएगा, हल्का सा अगर मोशन में भी आएगा तो एक्स्ट्रा करंट आ गई कि नहीं आ गई, ठीक है। अगर वो मोशन में आ गया तो अगेन रेजिस्टेंस अपने आप आएगा ही कि नहीं आएगा? आना ही पड़ेगा रेजिस्टेंस को। अब गाड़ी स्टार्ट करोगे, गाड़ी स्टार्ट करते ही क्या होगा? अपोजिट में एक ब्रेक लगा, फ्रिक्शन का फोर्स लगता है, आपको पता है ना, टायर और रोड के बीच में अपोजिट फ्रिक्शन है। गाड़ी रोक दो, नहीं लगेगा।
तो जैसे ही चीज़ चलनी शुरू करती है उस पर फोर्स अपने आप लगना शुरू हो जाता है, और जैसे ही अगर पार्टिकल मूव करेगा दैट इज़ कॉल्ड रेजिस्टेंस, सिंपल। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो ओम्स लॉ में क्वेश्चन कैसे पूछता है। देखो सबसे पहले आपको ग्राफ दे देगा वो ये, अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो कुछ ग्राफ दे रहा है ऐसे, ठीक है। बोलेगा कि दो मेटल हैं, ये मेटल ए हो गया, ये मेटल बी हो गया, ठीक है। तो ए पार्ट आपसे पूछ लेगा कि विच मेटल हैविंग मोर रेजिस्टेंस, विच मेटल हैविंग मोर रेजिस्टेंस, ठीक है। या फिर ऐसा पूछ सकता है कि विच मेटल इज़ बेस्ट सुटेबल फॉर कंडक्टिंग मटेरियल, किस मेटल को हम लोग डिज़ाइन करेंगे, इनमें से किस मेटल को हम यूज़ करें एज अ वायर, एज अ कंडक्टर इन डेली लाइफ। अब आप बोलोगे इस पर तो डिटेल ही नहीं दे रखा कुछ, सही है कि नहीं। तो बिना डेटा के सॉल्व होगा ये, ध्यान रखना। मैं अब कैसे करोगे, देखो लॉजिक पकड़ लो एक बार फटाफट से। मैंने आपको बताया था कि ये ग्राफ था, हमें वी आई ओम्स लॉ के थ्रू हमें ये ग्राफ मिला था कि नहीं, ये वी हो गया, ये आई हो गया। ये वी आई को चेंज कर सकता है एग्जाम में, तो कन्फ्यूज़ मत होना। ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, अगर आप इसका स्लोप निकाल लो, क्या निकाल लो, स्लोप, तो वो पता है आपको क्या देता है, रेजिस्टेंस देता है। अब स्लोप क्या होता है, क्लास लाइन में पढ़ा था कि नहीं, डेरिवेशन, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वगैरह, इनका डेरिवेशन स्लोप से तो करते थे। नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ फटाफट से। देखिए स्लोप क्या होता है कि सपोज़ ये एक ग्राउंड सरफेस है, और आप लोगों ने फिसल पट्टी देखी होगी ना, ऐसे लगी रहती है, और उसके दो लोहे यहाँ पे लगे रहते हैं। तो कितना ये एंगल बना रहा है ग्राउंड से, दैट इज़ स्लोप। या दूसरी भाषा में ये कितना झुका हुआ है, इंक्लाइंड है सरफेस से। जैसे ये देखो, ये 90 डिग्री पे है कि नहीं, तो स्लोप कितना हो गया, 90 डिग्री। ये बेंड कर दूँ, ठीक है, तो ये एंगल जो है, ये वाला एंगल ग्राउंड के साथ, दैट इज स्लोप। ढलान क्या हो गई, कम हो गई ना, और ढलान और कम हो गई, तो स्लोप यही तो बताता है ग्राउंड से कितना झुका हुआ हो, सही है कि नहीं। तो अगर आपने किसी फिसल पट्टी को ऐसे बना दिया, सबके पीछे साइंस है, 90 डिग्री पे, तो बच्चों को यहाँ से फेंकोगे तो नीचे जाएगा, कम्प्लीटली डन, है ना। कुछ बचेगा क्या उसका, कुछ नहीं बचेगा। दैट मीन्स कि स्लोप को अब निकाले सर कैसे, ये तो एंगल होता है। एक बार बताओ, इस एंगल को निकालने का क्या तरीका है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और ये क्या है, बेस। तो मैं क्या यूज़ करूँगा, टेन थीटा का फॉर्मूला लगा लूँ क्या, पी बाई बी, यही तो स्लोप होता है। तो आप चिल्लाते रहते हो कि टिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है, देखो एप्लीकेशन आ गया एक, तो स्लोप निकालने में काम आता है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस इज स्लोप। तो इस लाइन को देखो ना ध्यान से यार, ये सरफेस से इस एक्स एक्सिस से, इस करंट एक्सिस से कितनी उठी हुई है, दैट इज़ द एंगल ना। कैसे निकालोगे, ये वाला डिवाइड बाई ये वाला। अब अगर ध्यान से देखोगे कि ये लेंथ कितनी है, ये पोर्शन कितना है, ये वोल्टेज के बराबर है कि नहीं, तो वी हो गया ना, डिवाइड बाई ये कितना है, ये कितना है, आई है ना एक्स एक्सिस। तो मुझे यार यही तो मैं पढ़ाते आया हूँ, ये रेजिस्टेंस है, देखो इसने खुद ने बता दिया। व्हाट इज़ वी इज इक्वल टू आई आर होता है कि नहीं, ओम्स लॉ। तो व्हाट इज़ आर, वी अपॉन आई। तो क्या यहाँ से आर वी अपॉन आई नहीं मिल रहा क्या। सो इस चीज़ को ध्यान रखना। वेलोसिटी, सॉरी, voltage current graphs gives us resistance, the slope of velocity current graph gives us resistance। इतना लॉजिक आपको समझ में आ गया, स्लोप का भी समझ में आ गया होगा भैया। आप ये कैसे करोगे, कौन सा मेटल सर अच्छा कंडक्टर होगा इनमें से, कैसे पता, कैसे पता। एक बार बताओ, जिस मेटल का रेजिस्टेंस कम होगा वो करंट ज़्यादा भेजेगा ना, और जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा उसमें करंट क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि कंडक्टर में रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, तभी तो करंट जाता है। प्लास्टिक के अंदर क्या होता है, करंट इनफाइनाइट, सॉरी रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, तभी तो उसमें करंट नहीं लगता। लकड़ी में भी करंट नहीं लगता, रेजिस्टेंस ज़्यादा है। तो इनमें से जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वही तो करेंगे, दैट इज़ द बेस्ट मेटल। ठीक है, टू डिज़ाइन अ वायर। सर कैसे मालूम है, कैसे मालूम है, देखो तो क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था ना, दिस इज़ अ मेटल ए, दिस इज़ बी। मैंने आपको अभी बताया कि ये एक एंगल बना रहा है कुछ x1 डिग्री, बना रहा है कि नहीं बना रहा भैया। ये एंगल क्या बना रहा है, x2 डिग्री। ये तो स्लोप है ना, मतलब कितना ये, इस वायर का एक ओम्स लॉ निकाला उन्होंने, ओम्स लॉ का एक ग्राफ खींचा, ऐसा आ रहा है, इसका ऐसा आ रहा है, तो ये x1 डिग्री बना रहा है आई करंट, आई के रेस्पेक्ट में, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में। तो अभी मैंने क्या बताया कि जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, अरे सीधी सी बात है ना।
जितना ज़्यादा स्लोप उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस। इसका स्लोप कम है कि नहीं, इसकी ढलान कम है कि नहीं। x1 को देखो, मेटल ए को देखो, उसका ढलान कितना है, ज़्यादा, तो रेजिस्टेंस भी कितना होगा, ज़्यादा, सीधा सा लॉजिक। सो मोर इज द स्लोप, मोर इज द रेजिस्टेंस, मोर इज द रेजिस्टेंस। सो आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। वी एंड आई ग्राफ में जो लाइन आती है स्टेट ओम्स लॉ में, दैट इज वॉट, अगर आप उसका स्लोप निकालने होते तो वो क्या आता है, रेजिस्टेंस। ज़्यादा स्लोप आएगा तो रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हुआ ना, सीधी सी बात है। दैट मीन्स लिखोगे कैसे इसका आंसर, ऐसा लिखना पड़ेगा तभी नंबर मिलेंगे। सिंस वोल्टेज टाइम ग्राफ slope gives us resistance, therefore slope of b is less than slope of a. in example x2 degree is less than x1 degrees। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इतना अगर आप मैथमेटिकली लिख देते हो ना किसी एग्ज़ाम में, तो समझ जाता है कि इसको लॉजिक आता है, और आपके नंबर अपने आप इंक्रीज़ कर जाएंगे, यकीन मानो। लिखने का स्टाइल टीचर को हिट करता है कि यार इसको नॉलेज है। ठीक है, तो ये हो गया कि नहीं हो गया, ऐसा लिखोगे कि नहीं? तो एंड में लिख देना कि मोर इज द स्लोप, मोर इज द रेजिस्टेंस। ठीक है, सो देयरफॉर मेटल ए हैज़ हाई रेजिस्टेंस। ठीक है, सो इट इज़ नॉट गुड फॉर कंडक्टर डिज़ाइन, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा है ना, रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उसमें करंट कम जाएगा, हमें तो करंट कंडक्टर में करंट ज़्यादा बहाना है। ठीक है, सो मेटल बी इज़ बेस्ट, metal B is best suitable for conductor design। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इसमें कहीं रटने की ज़रूरत है। ये देखो मेरे को सब चीज़ें समझ में आती है, मैंने उससे लैंग्वेज से लिखा हुआ है, रटने का कुछ नीड नहीं है, ये कुछ इतना बड़ा नहीं है, 1 सेकंड में लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 1 मिनट में लिख सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर कॉन्सेप्ट मालूम है तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अब कभी कभी आपको ये भी दे देगा, आप थोड़ी दया करके क्या कर देगा, वैल्यूज़ दे देगा। अब की बार क्या करेगा, वी दे देगा, इधर आई दे देगा, तो कोई इशू नहीं है। एक ये दे देगा, बोलेगा कि बताओ ये तुम्हारा 2 वोल्ट है, ये तुम्हारा 1 एम्पेयर है, रजिस्टेंस बता दो, इसके अंदर रजिस्टेंस बता दो। तो कुछ नहीं करना, आर क्या होता है, वी अपन आई होता है ना। व्हाट इज़ वी, वी को उठाना है भैया, इसकी वैल्यू मत ले लेना, लोग इस एक्सिस को हमेशा वोल्टेज लेते हैं, जो वी दिख रहा है उसकी वैल्यू ले लो, 2 वोल्ट है। करंट कितनी है यहाँ पे, 1 एम्पेयर है, कितना आ गया, 2 ओम आ गया, सीधी सी बात है, ख़त्म बात। तो आई होप यू आर गेटिंग कि भैया कैसे ओम्स लॉ को डील करना है। ओम्स लॉ टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, एग्ज़ाम में आता है ये चीज़, है ना। तो ये बेसिक बेसिक कुछ पॉइंट्स हैं, तो आपको समझ में आए होंगे ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, इनको नोट कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं उसका डेरिवेशन कराऊंगा, तो आज करने कुछ और गए थे लेकिन डेरिवेशन नहीं हो पाया। नेक्स्ट लेक्चर में रेजिस्टेंस, सीरीज़ और पैरेलल का डेरिवेशन देखेंगे, और फिर उसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।